हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो है 72nd बीपीएससी का जो करंट अफेयर का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी साइंस एंड टेक को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। उसको 2 वीडियो में हमने कवर किया है। दोनों वीडियो जो है रेस टू परीक्षा के चैनल, इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है 72nd बीपीएससी नाम से, आप उसमें जो है देख सकते हैं। और आज जो है उसी सीरीज़ का जो है करंट अफेयर पे पॉलिटी पे बेस्ड जो है आपके 1-1.5 साल में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड आपका है, तो मोस्ट ऑफ चीज़ों को हम जो इम्पोर्टेंट है वो मतलब कि लगभग इम्पोर्टेंट सारे जितने भी करंट अफेयर हुए हैं उससे कुछ स्टैटिक पार्ट को भी हमने कवर किया है इसमें सेशन में। तो इस सेशन को ज़रूर देखिए, पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप 72nd बीपीएससी या फिर आगे कोई भी एग्ज़ाम जो है आपके, जैसे कि मान लेते हैं इन 2-3 महीने बाद आपका एसएससी का भी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आपका जो है, क्योंकि अब जीएस का भी इम्पोर्टेंस जो है उसमें काफ़ी बढ़ गया है, तो उस दोनों पर्सपेक्टिव से ये स्पेशली जो है मतलब कि पॉलिटी के जितने भी करंट अफेयर है उसको इंक्लूड इस सेशन में किया गया है। ठीक है, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर पॉलिटी का देखते हैं। सबसे पहला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। हमारे जो अभी रिसेंट में अभी नए चीफ जस्टिस अभी नियुक्त हुए हैं 53rd नंबर के, वो है जस्टिस सूर्यकांत। इससे पहले जो है 52nd नंबर के जो चीफ जस्टिस थे वो आपके BR गवई थे। ये जो सेशन है आपको दिखता होगा, जो भी मटेरियल आपको मतलब कि नोट्स जो है वो आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में, लेकिन हम इसको जो भी चीज़ बताएंगे वो आपका दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश में भी एक तरह से बताएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों इंक्लूड रहेगा एक तरह से। तो आपको अगर हिंदी मीडियम से भी है आप हैं तो आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से उस चीज़ को मतलब कि कवर फॉलो कर सकते हैं, आपको समझने में उतना कठिनाई नहीं होगी। आगे आते हैं चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में, मतलब नियुक्ति के बारे में देखते हैं। तो इनका जो नियुक्ति जो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, इसमें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। एक जो है इसी चीफ जस्टिस से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था एक अमेंडमेंट एक्ट 99 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो है NJAC का जो है गठन किया जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट का करके एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव का भी जो है उसमें मेंबर होते रिक्रूटमेंट के लिए, और कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए एक तरह से NJAC बनाया गया था। जो कॉलेजियम सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे कॉलेजियम सिस्टम को लेके इसी में। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, और उन्होंने एक कारण दिया था कि हमारा जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। इसलिए NJAC का जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको स्ट्रक डाउन मतलब कि उसको खारिज कर दिया था। अभी जो एट प्रेजेंट जो हमारा जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में, वो आपका जो है 34th है, मतलब 34 है, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 जो है आपका जजेज हैं। यह जो 34 है ये अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उसके तहत है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये फिक्स नहीं है कि कितने जजेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने होंगे वो फिक्स नहीं किया गया। अब रिटायरमेंट्स को लेकर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट होती है वो 65 में होती है, हाई कोर्ट की वही जो रिटायरमेंट होती है वो 62 ईयर्स में होती है। अब कुछ आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जैसे कि 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस से रिलेटेड है। 125 जो है उनके सैलरी अलाउंस और प्रिविलेज, जजेस के प्रिविलेज से रिलेटेड है, जो कि इनका जो सैलरी मिलता है वो CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है। 126 आर्टिकल जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जिनके अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। 127 जो है वो एडहॉक जजेस से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी अपॉइंटमेंट जो है ये सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा किया जाता है विथ कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के अनुमति के साथ। 100 आर्टिकल 128 128 जो वहाँ जो आर्टिकल है वो अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या रिटायर्ड जज के जो अटेंडेंस है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और सेम इसी तरह से जो हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया आर्टिकल 215 में। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि इनके जो वर्डिक्ट, इनके फैसला है वो एक तरह से एविडेंस हो जाते हैं, उन फ्यूचर में उसका रेफरेंस लिया जाता है। किसी भी अगर कोई भी सुनवाई फ्यूचर में होनी है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने जो उस जजमेंट को जो है वो एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। आर्टिकल 129
131 जो है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें जो है जब से फेडरल नेचर का अगर डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच, या सेंटर स्टेट या किसी और स्टेट के बीच, या दो स्टेट के बीच अगर फेडरल नेचर का अगर डिस्प्यूट है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज करती है आर्टिकल 131 के तहत। आर्टिकल 137 यह है जो सुप्रीम कोर्ट जो है के पास ये पावर है कि वो अपना जजमेंट को खुद रिव्यू कर सकता है। 137 141 जो है लॉ जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है वो इंडिया के सभी कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग है। मतलब सभी कोर्ट्स को उसके वो जो लॉ डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, उनको सभी कोर्ट द्वारा मानना है, एक बाइंडिंग है, मतलब ऑब्लिगेशन है, मानना ही है। आर्टिकल 142 यह कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड है कंसेप्ट। 142 143 जो है एडवाइजरी और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। जैसे कि एडवाइजरी ओपिनियन के लिए जैसे प्रेसिडेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस में कोई चीज़ का ओपिनियन मांगा, तो उस समय ये एडवाइजरी नेचर का जो है अपना ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, पर वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे नहीं होते हैं। आर्टिकल 145 या रूल्स ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। इसमें बताया जाता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन अगर होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे अगर कुछ भी चीज़ को समझना बुझना है, उसको इंटरप्रेट मतलब समझने के लिए, तो मिनिमम 5 जजेस जो बेंच है वो होनी चाहिए। यह आर्टिकल 145 में मेंशन है। अब कुछ स्टैट्स फॉर्म को देखते हैं कि पहला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो आपका HJ कनिया थे। फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज वो आपका फातिमा बीबी थी। आज तक जो है कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि हमेशा अभी तक जो है वुमेन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। एक है जस्टिस V रामास्वामी, इन्होंने पहली बार जो है इम्पीचमेंट मोशन फेस किया था 1993 में। अब आते हैं कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम एक मेथड है जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इसमें जो है एक चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जो होते हैं इस कोलेजियम सिस्टम के चेयरपर्सन होते हैं। इनका काम क्या है? तो इनका काम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट करना और जजेज का जो है वो ट्रांसफ़र करना। एक कोलेजियम सिस्टम का अपना काम है। इसी को स्ट्रक डाउन करने के लिए NJAC जो 90 ऊपर में बताए थे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, तो कोलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए NJAC मतलब कि लाया गया था, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब एक कोलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो कोलेजियम से 3 जजेज केस हुआ था। अब ये जो है ईयर बस याद रखिएगा। फर्स्ट जज केस जो हुआ था 1981 में, जिसमें एग्जीक्यूटिव का प्राइमेसी था जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। अगर कोई भी जुडिशरी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट था तो उसमें एग्जीक्यूटिव का भी अहम रोल होता था। सेकंड जज केस जो हुआ 1993 में, इसमें जुडिशियल प्राइमेसी इस्टेब्लिश में जो है जुडिशियल जो भी रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट होते थे उसमें जुडिशियल का ही मतलब कि क्या प्राइमेसी आ गई थी, मतलब कि क्या कहते हैं, उनका दबदबा ज़्यादा था जुडिशियल का, एग्जीक्यूटिव का ख़त्म हो गया था। और कोलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था सेकेंड जज केस 1993 में। अब देखते हैं अगला थर्ड जजेज केस जो कि 1998 में आया था। इसमें कोलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड किया है, मतलब कि उसके एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चेयरपर्सन होंगे और 4 जो है सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, तो उनको एक्सपेंड किया गया था। अब है अरुण पल्ली, जस्टिस अरुण पल्ली जो है, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनको जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, अरुण पल्ली को। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो कॉलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। हाई कोर्ट के जज के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, जो कि आर्टिकल 217 में आपका मेंशन है 217 में कि हाई कोर्ट के जजेज का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस स्टेट के गवर्नर होते हैं वो, और उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस है उनका जो है उनको जो है कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट जज के तौर पे। रिट जुरिडिक्शन या हाई कोर्ट में द्वारा जो है इशू आर्टिकल 226 में मेंशन है। जैसे रिट के बारे में देखते हैं आपको, तो रिट जुरिडिक्शन जो है वह सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में मेंशन है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो केवल एक्सक्लूसिव है आपका, ये थोड़ा एक
डिफरेंस है, दोनों के जो रीट पावर है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये एक्सक्लूसिव है केवल किसके लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, सुप्रीम कोर्ट का। बट हाई कोर्ट में जो रीट है वो फंडामेंटल राइट के लिए तो है ही, इसके साथ साथ अदर लीगल राइट के लिए भी ये यूज किया जाता है। ये आपका 5 है, एक है हैबस कॉर्पस, एक है मंडेमस, एक है सर्सियोररी, एक है को वारंटो, एक है आपका प्रोहिबिशन। ठीक है, ये 5 जो है रिट्स है। इसके बारे में हम एक जो हम चला रहे हैं इंडियन पॉलिटी का जो एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम इसके बारे में एकदम कंप्लीट डिटेल एक वीडियो में, हम छोटा सा वीडियो में इसको हम पूरी तरीके से रिट और में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को डिफाइन करके हम पॉलिटी वाले सेक्शन में इसको कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि आर्टिकल 200। अब आर्टिकल 200 जो है अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु के जो गवर्नर है और तमिलनाडु के गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था किसी बिल के एसेंट को लेके, कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो उन्होंने जो है बिल पास किया लेजिस्लेचर से और गवर्नर के पास एसेंट के लिए भेजा, गवर्नर ने उसको बहुत लंबे टाइम तक कर दिया, ना उन्होंने कंसिडरेशन के लिए वापस भेजा, वो अपने पास ही लंबे टाइम के लिए रख लिए। तो आर्टिकल 200 जो है इसी से रिलेटेड है कि गवर्नर के पास जो है कोई भी बिल जब जाता है तो उनके पास 4 ऑप्शन होता है। एक है कि या तो वो बिल को एसेंट कर दे, मतलब कि स्वीकृत कर दे, या एसेंट को बिट होल्ड कर दे। अगर नॉन मनी बिल है तो उसको वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या अगला है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व रखें। अब इसमें एक देखिए नॉन मनी बिल है, उसको मतलब मनी बिल को दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 201 जो है, जब प्रेसिडेंट मतलब ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा जाता है तो उसको आर्टिकल 201 में मेंशन किया गया है। और सेंट्रल बिल को जो है प्रेसिडेंट द्वारा जो एसेंट मिलता है उसको जो मेंशन आर्टिकल 111 में किया गया है। अब 112 किसके से है, तो 112 आपका जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट है, क्योंकि बजट तो मेंशन नहीं है, वर्ड जो है बजट क्लियर नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेंशन है। अब है जस्टिस श्री चंद्रशेखर, यह बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो है महाराष्ट्र में गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। तो ये भी पूछ सकता है कि इस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, तो उसके लिए बॉम्बे का जो है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। मद्रास हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक प्रॉपर्टी के तौर पे है। ठीक है, जस्टिस रेवती मोहिते देरे, यह पहली वुमेन चीफ जस्टिस है। जस्टिस रेवती मोहिते देरे मेघालय की ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस है। अब केरल इंडिया का पहला ऐसा जो है कोर्ट बन गया जो कि फुल्ली पेपरलेस है। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कलपेट्टा जो केरला का ही है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है, फुल्ली पेपरलेस कोर्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट है। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन जो है वो एक फंडामेंटल राइट हो गया आर्टिकल 21 के तहत। अब लोकसभा सेक्रेटरीट और माइटी ने एक डेवलप किया था संसद भाषणी। ये एक जो है मतलब कि एआई पावर जो है ट्रांसलेशन एक है, जो भी प्रोसीडिंग होगा पार्लियामेंट का उसको एआई के बेस पे जो है उसका ट्रांसलेट करने का एक जो है इनिशिएटिव है संसद भाषणी। लोकसभा सेक्रेटरी और माइटी मिनिस्टर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। आर्टिकल 120 यह जो है बताया गया है कि पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज यूज किया मतलब कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है। जनरली हिंदी और इंग्लिश होते हैं। अगर चेयरमैन चाहे तो कोई भी अदर मदर टंग को परमिट कर सकते हैं। अब लैंग्वेज रिलेटेड देखते हैं आर्टिकल 343, यह ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बताता है जो कि हिंदी और इंग्लिश है। 8 शेड्यूल जो है उसमें टोटल 22 लैंग्वेज है। आर्टिकल 348 में बताया गया है कि लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट, एक सेकेंड,
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, हाँ लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा आपका जनरली। और 8th शेड्यूल में जो टोटल अभी 22 लैंग्वेज है, पहले इसमें 14 लैंग्वेज थे, बाद में यह और लैंग्वेज ऐड हुआ तो जो है 8 लैंग्वेज बाद में ऐड हुआ। पहला लैंग्वेज जो ऐड हुआ 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड हुआ था सिंधी। उसके बाद हुआ था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जो कि 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। और उसके बाद 2003 में भी हुआ था आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है आपका 4 लैंग्वेज जो है वो आपका इंक्लूड हुआ था। एक सेकेंड, इसमें 22, 14, 1, 15 और 3, 18, हाँ 4 लैंग्वेज जो है इसमें ऐड हुआ था। ये थे आपका 4 लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, ये मिस हो गया था, मैथिली और संथाली। तो ये 4 लैंग्वेज जो है आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इसको ऐड कर लीजिएगा। एक सेकेंड, इसमें अच्छे से लिख दे रहे हैं। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब था? 2003। इसमें आपका बोडो, डोगरी, उसके बाद मैथिली और उसके बाद संथाली, ये 4 लैंग्वेज जो है। उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देखते हैं तो अभी टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे इंडिया में वो 11 है। सबसे पहले जो डिक्लेयर हुए थे तमिल, उसके बाद संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। अब जो 2024 में जो 4 ऐड हुए, मराठी, पाली, प्राकृत और असामी, 5 हुए थे, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज और बंगाली। अब एक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, यह वन नेशन वन एप्लीकेशन एक के जो है प्रिंसिपल है उस पर काम करता है। एक डिजिटल लेजिस्लेटिव वर्क प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अंतर्गत ये आता है। हिमाचल प्रदेश जो इंडिया का पहला स्टेट है जो पूरी तरह से ई विधान पे बेस्ड है। दिल्ली जो है रिसेंट में ज्वाइन किया है, 28 नंबर का लेजिस्लेचर है। अब है आपका त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है। ये पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कि पहला पूछा जाएगा कि पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कौन है, तो आपका त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी है। कहाँ है? तो गुजरात में है आपका। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किसके कौन से अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट हुए थे? तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत हुए थे। अगला है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो है 100% FDI जो है अलाउ हो गया है। इंश्योरेंस को रेगुलेटरी जो बॉडी है वो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका हैदराबाद में है और इंश्योरेंस जो है आपका यूनियन लिस्ट में आता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो कि बारबाडोस में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कि 2026 का वो कौन होस्ट करेगा? तो वो इंडिया उसको होस्ट करेगा। मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया ई साक्षी पोर्टल। ई साक्षी पोर्टल मोस्पी द्वारा लॉन्च किया गया। अब कहा गया अगला है 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है 2025 का वो हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO का जो नया नाम है वो सेवा तीर्थ हो गया है, जो कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। PM, CM और मिनिस्टर अपना ऑफिस लूज कर सकते हैं अगर वो कस्टडी में 30 दिन से ज़्यादा दिन तक जेल के अंदर रहेंगे। कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल विथ 5 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट का मतलब कि ऑफेंस होगा तो उसके लिए वो अपना ऑफिस जो है खो सकते हैं। यह बिल पेश किया गया था जो कैमा नंबर का है 138 है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था। ये अभी तक पास नहीं हुआ है, तो ये केवल बिल के अभी फॉर्म में है। यह जब पास हो जाएगा प्रेसिडेंट का मतलब कि साइन हो जाएगा तो यह एक्ट हो जाएगा।
आर्टिकल 66 है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेके। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि अभी रिसेंट में जो है जगदीप धनखड़ ने रिज़ाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके इलेक्शन में कौन कौन से इलेक्टोरल कवरेज होते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं। तो मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सेक्रेट बैलेट के तहत होता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना रिजनेशन किसको देते हैं, तो प्रेसिडेंट को देते हैं। अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जो 15th नंबर के हैं वो आपका CP राधाकृष्णन, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी है। शक्तिकांत दास, ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बने हैं। ये रिसेंट में ये पोस्ट क्रिएट किया गया है। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है क्योंकि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो यह आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कोई भी स्टेट काम नहीं करता है तो उसका यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। गवर्नर के रिपोर्ट के बेस पे वहाँ पे लगाया जाता है। अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो जो है दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस से जो है अप्रूव्ड होता है सिंपल मेजॉरिटी के तहत 2 महीने के अंदर। मतलब 2 महीने के अंदर इसको जो है इस जो है प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करना पड़ेगा दोनों हाउस से सिंपल मेजॉरिटी से 2 महीने के अंदर में। एक बार में 6 महीने तक लागू होता है। अगर इसको आगे भी कंटिन्यू करना है तो फिर से इसको दोनों हाउस से इसको अप्रूव कराना होगा, फिर ये अगले 6 महीने के लिए फिर से लागू होगा। मैक्सिमम जो है 3 साल के लिए लग सकता है। SR बोमाई केस 1994 में है कि उसमें बताया गया था कि उसमें वर्डिक्ट आया था कि जो भी प्रेसिडेंट रूल है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। अगला है CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि अभी कई सारे इलेक्शन हुए हैं, उसमें कई सारे न्यूज़ में जो है चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा जो है किसी न किसी बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो बायस हैं या क्या है तो न्यूज़ में रहते हैं। उनका कई सारा जो है बयान भी और उनका जो इनिशिएटिव है, जैसे बिहार में SIR हुआ या फिर बहुत सारे जो भी लोगों का जो है नाम जो है वो रिवाइज हो रहे हैं। अब SIR जनरली होता है कि आपके जो डुप्लीकेसी है उसको ख़त्म करने के लिए, या कोई डेथ हो गए तो उनको अपडेट करने के लिए, कोई इलीगल है तो उनको भी डिलीट करने के लिए, और जो नया जो हुए हैं एलिजिबल उनको ऐड करने के लिए तो SIR है। तो ये अभी न्यूज़ में भी रहते। ज्ञानेश कुमार है अभी के प्रेजेंट। तो इनके जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें जो है 3 मेंबर होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के। अब चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन इनका जो टर्म होता है टेन्योर होता है वो 6 साल या 65 साल, दोनों में जो पहले मतलब हो जाए तो उसके बाद ये उतना दिन तक ये पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। एक है इलेक्शन से रिलेटेड कि 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें वोटिंग एज को जो है रिड्यूस किया गया था 21 से 18 किया गया था। ठीक है। इलेक्शन कमीशन का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ECI नेट। यह एक सिंगल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। उसमें मतलब आपको बहुत तरह के ऑप्शन हैं जो कि आपको एक ही जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ECI नेट है। उसी तरह इस इलेक्शन कमीशन के और भी ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, C-विजिल, सुविधा, इनकोड, ये सब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही ऐप है। अब एक है बिहार में पहला बार जो है वोटिंग स्टार्ट हुआ है। किसके लिए? तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए। वो जो है वोटिंग SCC BHR के नाम से जाना जाता है। वो बिहार में वोटिंग से रिलेटेड है। बिहार में SIR 2004 के बाद पहली बार SIR हुआ। ठीक है। UPSC ने लॉन्च किया प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु क्या है? कोई भी अगर कैंडिडेट UPSC के सभी एग्ज़ाम के सभी स्टेज को अगर क्लियर किया है और उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट में नाम है नहीं है तो उनको जो है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में उसको मतलब कि क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक UPSC द्वारा लॉन्च किया गया है। UPSC का क्या है? तो UPSC के लिए पहला जो कमीशन बना था
फॉर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ली कमीशन बनाया था 1923 में। उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जैसे मोंटेगी चेम्सफोर्ड है, मोंटेगी चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र हुआ था जो है। ठीक है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। 1950 में जो है वो आर्टिकल 1315 के तहत जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। अब आता है 16 फाइनेंस कमीशन। अभी हाल ही में जो है इनका रिपोर्ट जो है मतलब जारी किया गया था। इनको जो हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इसमें जो स्टेट्स का जो डिवोल्यूशन का शेयर बना है वो 41% बना है, जो पिछले साल के बराबर है। अब जो है कुछ क्राइटेरिया है। एक सेकेंड। हाँ चलिए देखते हैं 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब इसमें जो है अरविंद पनगड़िया द्वारा ये चेयर किया गया था, और जो डेवोल्यूशन हुआ था, वर्टिकल डेवोल्यूशन स्टेट के बीच में, वो आपको 41% रहा था। ठीक है, अब जो है ये जो स्टेट्स के बीच में किस क्राइटेरिया में कितना वेटेज दिया जाएगा उसके रिलेटेड इसमें जो है कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। ठीक है, जैसे इनकम डिस्टेंस पे को 42.5% का वेटेज दिया गया है, जबकि और ये जो ये है 16 फाइनेंस कमीशन जो का आर्टिकल क्या है 280 है, और ये किस पीरियड के लिए 2026 से लेकर 2031 तक, और 15वां जो था वो आपका था 2021 से लेकर 2026 तक। अब इनकम डिस्ट्रेस को जो है 42.5 का वेटेज दिया गया, जबकि अगर देखा जाए कि 2021 15 फाइनेंस कमीशन में इसका जो वेटेज था वो आपका 45% था। पॉपुलेशन को जो है वो 2000 पॉपुलेशन किसके बेस है 2011 के सेंसस के बेस पे इसमें दिया जाता है। तो पहले जो इसका वेटेज था वो आपका 15% था, अब जो है वेटेज बढ़ा के कर दिया गया 17.5%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यह पहले 12% था, अब उसको घटा के 10% कर दिया गया। एरिया जो है पहले 15% पे था, अब 10% हो गया। फॉरेस्ट जो है पहले भी 10% पे था, आज भी 10% पे, मतलब 15th, ये आपका 15th का हो गया, ये 16th और ये आपका 15th। और फॉरेस्ट और इकोलॉजी 10% दोनों साल में था। इससे जो है कंट्रीब्यूशन और जीडीपी यह पहले नहीं था, यह 16 फाइनेंस कमीशन में ये इंट्रोड्यूस हुआ, यह पहले था ही नहीं। इससे पहले एक 2015 में एक और था, टैक्स एंड फीजल एफर्ट्स, इसको 2.5% का वेटेज दिया गया था। ये इस बार जो है 16th में, ये 15th का है, 16th में ये हटा दिया गया, 0% कर दिया गया। तो ये दो चेंजेज हुए हैं। और इनकम डिस्टेंस में 2.5% की कमी आई है, पॉपुलेशन में जो है 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, डेमोग्राफी के परफॉर्मेंस में 2.5% की कमी आई है, एरिया में जो है 5% की कमी आई है, टैक्स रिपोर्ट को हटा दिया गया है। फॉरेस्ट इकोलॉजी सेम रहा है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है ये, क्योंकि साउथ में हमेशा जो है, साउथ के जो स्टेट है उनका हमेशा से रहा है कि हमारा जो है कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा है, फिर भी जो है हमें फाइनेंस कमीशन के जो होता है शेयर मिलता है उसमें हमें कम मिलता है, तो इसलिए इस बार जो है इसको इंक्लूड किया गया है। आगे आते हैं फीजल हेल्थ इंडेक्स, जो कि 2025 किसने पब्लिश किया है, तो नीति आयोग द्वारा ये पब्लिश किया गया है। ये 5 कैटेगरी में मतलब कैलकुलेट किया जाता है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पे, फीजल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स और डेप्ट सस्टेनेबिलिटी पे ये जो है कैलकुलेट किया जाता है। टॉप 3 जो स्टेट है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा है।
नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था, और यह जो है प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में बना था उसको ये रिप्लेस किया था। ये एक इंडिया गवर्नमेंट का जो है थिंक टैंक कहा जाता है। अब आते हैं कैग के लोग। कैग जो है वो आर्टिकल किस में मेंशन है, वो 148 में मेंशन है। अभी जो है हमारे जो है वो कौन है, संजय मूर्ति है। अपॉइंटमेंट जो है इनके प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। इनका जो टेन्योर होता है 6 साल और 65 साल दोनों में, जो पहले हो जाता है वो माना जाता है। तो 6 और 65 याद रखिएगा। इनका जो मेन काम है वो एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना, सेंटर के, स्टेट गवर्नमेंट का और पीएसयू का जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको ऑडिट करते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट बना के जो है वो देते हैं। तो सेंटर का जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और स्टेट का रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को सबमिट करते हैं। इनका जो रिमूवल है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का जैसे रिमूव किया जाता है, सेम तरीका से जो इनको भी रिमूवल का प्रोसेस है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको कहा था गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, मतलब कि पब्लिक पर्स का गार्जियन इनको सीएजी को कहा जाता है। अब है जस्टिस जो है दिनेश माहेश्वरी, जो कि चेयरपर्सन है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। यह है जो लॉ कमीशन है इंडिया का, ये एक नॉन स्टेचुटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब कि यह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है यह बॉडी को बनाया गया है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो दिनेश माहेश्वरी है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अब है आर्टिकल 262 में मेंशन है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो इंडिया में बहुत सारी नदी है जो कई सारे स्टेट से जब गुजरती है तो वाटर शेयरिंग को लेकर कई सारे डिस्प्यूट हुए। तो इसको हम ना पूरा देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है, किस रिवर से रिलेटेड है। इसका हमने टेबल फॉर्म में इसको बनाया है। इसको जो मतलब कि एक दो बार देखिएगा, कौन से स्टेट से ये फ्लो होती है, कौन से स्टेट्स जो है इस डिस्प्यूट में मतलब कि इन्वॉल्व हैं। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फर्स्ट जो है 1969 में बना था। इसमें जो स्टेट इन्वॉल्व थे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन्वॉल्व थे। और नदी कौन था, नाम से ही है कृष्णा रिवर। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मतलब कि अगर हम देखें इंडिया को तो यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश। तो यह हो गया आपका कृष्णा रिवर से डिस्प्यूट। दूसरा जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल दो जो है 2004 में बना था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये जो है आपका तेलंगाना भी जो है इसमें शामिल हो गया कृष्णा रिवर पे। अगला है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो ये 1969 में ये मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। एक सेकेंड, मध्य प्रदेश यहाँ पे, उसके बाद गुजरात यहाँ पे, और एक हो गया आपका महाराष्ट्र मतलब यहाँ पे, और राजस्थान मतलब यहाँ पे। तो आपका नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो है वो आपका इन 4 राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो भी 1969 में फॉर्म हुआ था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये गोदावरी रिवर पे। तो आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपका उड़ीसा हो गया। तो ये 5 जो है स्टेट से गोदावरी रिवर का वाटर डिस्प्यूट जो है वो मतलब कि स्टेट्स इन्वॉल्व है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट में। अगला है कावेरी। कावेरी जो है वो साउथ की नदी है। तो इसमें जो है मेनली जो है इन्वॉल्व है वो आपका कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, आपका कावेरी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं रावी ब्यास। रावी ब्यास जो है वो 1986 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, रावी और ब्यास रिवर पे है। महादाई रिवर वाटर डिस्प्यूट या गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र मतलब इस एरिया में ये महादाई वाटर डिस्प्यूट है। वंशधार वाटर वंशधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये 2010 में फॉर्म हुआ था। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, वंशधरा रिवर पे है। महानदी वाटर डिस्प्यूट ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पे है, मतलब कि ये 2 कंट्री स्टेट
जो कि महानदी पे यह 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हो गए वो आपके वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कि कौन कौन से, इसको दो तीन बार इसको बस ये देख लीजिएगा, या तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन से स्टेट जो है इन्वॉल्व है, किस वाटर डिस्प्यूट से कौन से स्टेट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मेनली जो स्टेट है और रिवर है वही है, तो रिवर तो उसके ट्रिब्यूनल के नाम में ही आपको मेंशन रहेगा। मेन जो है इसका या जो है वो आपका स्टेट्स है इसमें। ठीक है, आगे आते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसका जो जोनल बेंच है वो आपका पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में। एक स्टैटिक पार्ट है एनजीटी का बेस पे। उम्मीद पोर्टल है बक से रिलेटेड है। एट्थ पे कमीशन जो है इस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें एक चेयरपर्सन है, एक पार्ट टाइम मेंबर है, एक मेंबर सेक्रेटरी है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि रिटायर्ड है रंजना प्रकाश देसाई, ये नाम याद रखिएगा। 8 पे कमीशन का चेयरपर्सन जो है वो यही है, रंजना प्रकाश देसाई। सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा गवर्न होती है 1946 द्वारा। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स 2022-23 जो है इसका बेस ईयर माना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा ये मतलब पब्लिश किया जाता है। इसमें जो टॉप स्टेट रहा है वो आपका त्रिपुरा रहा है। सभासार मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा पब्लिश किया, लॉन्च किया गया है। यह सभासार क्या है, वो जो भी मीटिंग होगी उसको लोकल लैंग्वेज में जो है समराइज करना ग्राम सभा के मीटिंग्स को। वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, जो 106 नंबर का है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसमें जो है वुमेन को जो है 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये हो गया आपका पॉलिटी से। ठीक है, आप जो है आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल है रेस टू परीक्षा। इसमें जो है जीएस और करेंट अफेयर को अभी जो है रिलेटेड आपको डे बाय डे आपको इसमें कुछ ना कुछ आपको कंटेंट आपको दिखेगा। हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी आपको मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लगेगा जीएस से लेके और करेंट अफेयर के लेके हम इसमें आपको कराएंगे। अगर आपको ये जो है सेशन अगर आपको चाहिए, मतलब नोट्स चाहिए, तो आप जो है इस सेशन के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको, और उसके बाद ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि अगर आपको कोई भी अगर नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपको कोई टॉपिक ज़रूरत लगे कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम जो है उस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, आज का सेशन यही, आपका 2 ख़त्म हो गया आपका करंट अफेयर में। एक आपका हो गया आपका साइंस एंड टेक, ठीक है, आज हो गया आपका पॉलिटी। अब जो है ये दोनों ख़त्म हो गए। अब जो बचा है आपका वो है आपका इकोनॉमी बचा है। उसके बाद इन्वायरमेंट बचा है, मेन यही 2 है। अगर ज्योग्राफी वो तो इन्वायरमेंट में अगर और कुछ होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर और कुछ बचता है, पॉलिटी इकोनॉमी, यही तो जनरली ज़्यादातर जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर बनते हैं यही 4 से बनते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि इसके अलावा जो भी आपको करंट अफेयर से में इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी लेटेस्ट में आया है NFHS 6, ये सर्वे हुआ है। ये आपका जो है अभी सर्वे किया गया है, तो इसके रिलेटेड भी जो है हम एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इस पर एक बार हम ये सब जो अभी चल रहा है सीरीज उसको एक बार कंप्लीट कर ले, फिर हम NFHS का जो 6 है उसको जो है NFHS 5 के कंपेरिजन में हम जो है एक नोट्स में फॉर्मेट में हम आपको ये वीडियो में कराएंगे, ताकि जैसे BPSC आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो वो जो है कंपेयर करके ही चीज़ों को पूछेगा कि बढ़ा है पिछले NFHS के 5 के रेस्पेक्ट में, या घटा है, या परसेंटेज में नंबर से डेटा से वो पूछेगा। तो इसलिए हम दोनों को कंपेरिजन करके हम ये वीडियो में आपको हम कराएंगे।
आगे आगे और भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी तो इसी में हो गया, इकोनॉमी हो ही जाएगा। और भी जो इम्पोर्टेंट है, जो मिसलेनियस जो आपको करंट अफेयर है, हम वो करके हम छोटा छोटा करके हम आपको ज़रूर कराएंगे। और 72nd बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज चल रहा है आपका, एक तो हिस्ट्री का भी चल रहा है आपका साथ में, उसके साथ एक पॉलिटी का चल रहा है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का, ठीक है। उसके बाद एक जो है घटना चक्र पीवाई क्यू चल रहा है। पीवाई क्यू इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपको पता रहे कि जो किस तरह के एग्ज़ाम जो है अभी तक क्वेश्चन आपको पूछे हैं। अगर आप मतलब कि जब तक कि कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझिएगा, आपको तो आइडिया लेने में थोड़ा मुश्किलात होंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। तो जब आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो आपको आइडिया चलता है कि आप किस तरह के डायरेक्शन में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर में धीरे धीरे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक के लिए चलिए, आप इस सेशन को जो है 2-3 बार देखिए, आपको रिवीजन जो है रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपका नोट जो है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो जिस चीज़ का नोट्स चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हमको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेस टू परीक्षा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।